हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने एनडीए का जो इस साल जो एक पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 12 तक तो डिस्कस कर लिया है और उसके आगे के क्वेश्चंस आज हम वीडियो के इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज हम यहाँ पर ओनली क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इस पेपर को पार्ट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया है और अब जो पार्ट 2 जो आ रहा है, जो अभी आप लोग सभी देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 से लेके और क्वेश्चन नंबर 24 हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है ना। इसके साथ ही मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी बताने वाला हूँ, तो कॉपी पेन के साथ आप तैयार रहिए। ठीक है, और वीडियोस को आप रेगुलर देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप लाइक कीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए और बनाता रहूँ। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पर। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की मीन्स इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। वैसे अगर अपन बात करें पेपर में, क्वेश्चन नंबर 13 का एनडीए 2021 का ये पेपर है, 2021 का पेपर है। ठीक है ना। तो अब इसमें देखो आपसे क्या बोला है, इससे मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इसमें आपसे बोला है अ लैडर। लैडर का मतलब है सीढ़ी। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का है, ऊंचाई एवं दूरी का सवाल है, बहुत इजी है। देखो, एक लैडर है, एक सीढ़ी है, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 6 मीटर। रीचेस अ पॉइंट 6 मीटर बिलो, बिलो का मतलब है नीचे की तरफ, 6 मीटर नीचे मिलता है। किसको मिल रहा है, आगे पढ़ते हैं अपन। बिलो द टॉप ऑफ अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ का मतलब क्या होता है, फ्लैग स्टाफ का मतलब है कि झंडा लगाने वाला जो पिलर होता है, इस पिलर को अपन बोलते हैं फ्लैग स्टाफ। क्या बोलते हैं इसको, फ्लैग स्टाफ। ठीक है, तो आप तो इसे एज अ पिलर या एज अ वॉल या एज अ वर्टिकल पिलर आप इसको अज्यूम कर सकते हो। ठीक है ना, ये स्टाफ है, फ्लैग स्टाफ है। तो आपसे क्या बोला है कि इस फ्लैग स्टाफ के टॉप से 6 मीटर नीचे ये सीढ़ी इस फ्लैग स्टाफ को मिल रही है, ऐसा बोला है। तो देखो, इसको मैं फिगर में आपको बता देता हूँ। यहाँ साइड में हम फिगर बना लेते हैं। जैसे मान लो कि ये फ्लैग स्टाफ है, ये पूरा का पूरा, ये लंबाई में, और ये ग्राउंड हो गया, इस पर ये फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है। इसी तरीके से लगा होता है ना, झंडे के लिए अपन जो पिलर लगाते हैं वो इसी तरीके से लगता है। तो ये फ्लैग स्टाफ हो गया। अब यहाँ से देखो, ये एक सीढ़ी जा रही है। सीढ़ी किस तरीके से लगाते हैं, आप सभी ने लगाई होगी या देखी होगी। सीढ़ी को इसी तरीके से लगाते हैं ना, जैसे कि ये तो ग्राउंड है और इस फ्लैग स्टाफ को आप वॉल की तरह ट्रीट करो। ये वॉल है, दीवार है, तो दीवार पर सीढ़ी इसी तरीके से लगती है। ये सीढ़ी है, लैडर सीढ़ी है ये। तो ये सीढ़ी की लंबाई दे रखी है आपको कितनी, 6 मीटर। और आपसे क्या बोला है कि जो सीढ़ी है ये फ्लैग स्टाफ को कहाँ मिल रही है, इसके टॉप से 6 मीटर नीचे मिल रही है। 6 मीटर नीचे इस फ्लैग स्टाफ को मिल रही है। अब 6 मीटर अगर नीचे मिल रही है तो कोई ना कोई तो पॉइंट इसको नाम देना पड़ेगा। तो अपन ऐसा करते हैं, पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ए बी, इस पॉइंट को नाम दे दो सी, और इसको नाम दे दो आप डी। ठीक है, तो ये तो हुआ जो अभी तक हमने क्वेश्चन में रीड किया है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको फिगर बहुत अच्छे से आना चाहिए। आगे बात करते हैं। देखो क्या बोला है, फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर। ये जो लैडर का फुट है, मतलब यहाँ पर जो हिस्सा इसका ज़मीन पर टिका हुआ है, सीढ़ी का जो हिस्सा ज़मीन पर टिका हुआ है उसको बोलेंगे फुट। फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर एलिवेशन ऑफ द फ्लैग स्टाफ। एलिवेशन मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन से है यहाँ पर। एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये आपको कितना दे रखा है, 75 डिग्री। ठीक है, अब आपसे बोला है हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ निकालो। फ्लैग स्टाफ की हाइट आपको निकालनी है, तो ऐसा करते हैं अपन, इसको लेट कर लेते हैं x मीटर थोड़ी देर के लिए। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, तो देख लो। एक तो है tan 15 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 2 - √3।
और कॉट 15 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 2 प्लस रूट 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज ऐसा क्यों लिखा है, उसके लिए भी अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे ट्राइंगल ए बी डी के केस में अगर अपन बात करेंगे तो ट्राइंगल ए बी डी में क्या हो रहा है, ये एंगल तो 90 डिग्री है, फ्लैग स्टाफ तो क्या है, वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ। आपको एक एंगल दे रखा है 75 डिग्री, तो तीसरा एंगल यहाँ पर, ये जो तीसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल कितना मिलेगा, ये जो थर्ड एंगल है ये मिल जाएगा 15 डिग्री, ठीक है, ये 15 डिग्री हो गया। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में आपने एक कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा डेफिनेटली, कि जिस एंगल के बारे में अपन बात करते हैं, जिस कोण के बारे में हम बात करते हैं, उस कोण के सामने वाली भुजा को अपन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, लंब, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं अपन, हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण, और जो रिमेनिंग साइड बचती है इसको क्या बोलते हैं अपन, बेस। बेस का मतलब क्या है, आधार, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी हम सबसे पहले 15 डिग्री के बारे में बात करेंगे। तो 15 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी। तो ए बी किसका काम करेगी, ट्राइंगल ए बी डी में अगर अपन बात करें, ट्राइंगल ए बी डी में, तो ए बी किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। और ये जो बी डी है, ये बी डी किसका काम करेगा, बेस का। क्योंकि यहाँ पर देखो 90 डिग्री यहाँ आ रहा है, तो ये बन जाएगा हाइपोटेनियस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, तो रिमेनिंग साइड क्या बनेगी, बेस बनेगी। तो देखो ट्राइंगल ए बी डी में अपन बात करते हैं tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगी, परपेंडिकुलर, लंब अपॉन आधार बी डी, ठीक है। tan 15 डिग्री, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, बी डी इंटू tan 15 डिग्री, ऐसा होगा क्या। तो ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, देखो बी डी। बी डी की बात करें तो बी डी की लेंथ कितनी है, एक्स मीटर हमने लेट की है, हमने मानी है ये। और tan 15 डिग्री की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बताई है 2 माइनस रूट 3 होती है। डायरेक्ट यूज़ करना है ना, वहाँ पर कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको बस ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ आप यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी में। अब ट्राइंगल ए बी सी में आप देखो, सी से लेके डी तक की जो लेंथ है ना, सी डी की जो लेंथ है वो कितनी है, 6 मीटर है। देखो ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और टोटल लेंथ हमने कितनी ली है, एक्स मीटर ली है। तो अब यहाँ पर मुझे बताओ, इस टोटल लेंथ में से अगर मैं 6 मीटर माइनस कर दूंगा तो क्या मुझे बी सी मिलेगा क्या, तो बी सी कितना मिल जाएगा, एक्स माइनस 6 मिल जाएगा क्या, बी सी मिलेगा एक्स माइनस 6 मीटर, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में आप क्या करो, देखो ए सी दे रखा है, 90 डिग्री के सामने है, तो ये क्या बनेगा, कर्ण बनेगा, हाइपोटेनियस बनेगा। एक साइड x माइनस 6 से, और एक साइड ए बी कितनी आ गई आपके पास, x इंटू 2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या बनेगा बताओ, ए बी स्क्वायर मीन्स 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, ठीक है। इसे आप ओपन कर दो, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 4 रूट 3 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 36। ये भी कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर के टर्म्स को आप कॉमन ले लो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो कितना बनेगा देखो, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 ये बन जाएगा 8 माइनस 4 रूट 3 इक्वल माइनस 12x इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से देखो x की दो वैल्यूज़ मिलेगी, एक तो x इक्वल टू 0 मिलेगा, जो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब क्या बनेगा यहाँ पर बताओ, x इक्वल टू मिल जाएगा 12 अपॉन 8 माइनस 4 रूट 3, x इक्वल टू बनेगा 4 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 2 माइनस रूट 3, कैंसिल हो जाएगा। और ऐसा करो, रैशनलाइज कर दो आप, परिमेयकरण जिसको बोलते हैं हिंदी में, 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आएगा देखो, 6 प्लस 3 रूट 3 तो ऊपर बनेगा,
यहाँ पर क्या बन जाएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा 6 प्लस रूट 3। ये आपका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा सा देखो हाइट एंड डिस्टेंस का था और थोड़ा सा इसमें लॉजिक था, दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है ना, बाकी अगर आप स्पीड मेंटेन करेंगे, स्पीड तो आपको मेंटेन करनी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिसमें आप डायरेक्ट रिजल्ट नहीं बता पाओगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स अपन डिस्कस करने वाले हैं, हर चीज़ अपन कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो वापस से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर देखो वापस से क्या हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन है वापस से। तो कितना इंपॉर्टेंट है अब आप देख सकते हो ना, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है। कल भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं बहुत सारे, और आज वापस से उसी का एक पार्ट आ रहा है। यहाँ पे आपसे क्या बोला है, देखो द शेडो, शेडो का मतलब होता है परछाई। मैं पहले इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको क्वेश्चन को। क्या बोला है, द शेडो ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी x मीटर लॉन्गर व्हेन एंगल ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। क्या हो रहा है देखो कि जो टावर है ना, ये टावर है और ये ग्राउंड है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है, जो टावर की परछाई की जो लंबाई है वो x मीटर लॉन्गर का मतलब है कि x मीटर ज़्यादा, x मीटर ज़्यादा या अधिक, अधिक होती है कब, जब सन, सूर्य का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री अगर हो जाता है, मतलब जैसे मान लो कि अभी सूर्यदेव निकले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये सूर्यदेव यहाँ पर निकले हुए हैं। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि हम ग्राउंड पे खड़े होकर सूर्यदेव को देख रहे हैं। ठीक है ना, तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण। अब क्या होगा, जैसे अभी मान लो कि ये कोण है 60 डिग्री, अब 60 डिग्री से क्या बन रहा है, ये 45 डिग्री बन रहा है। 45 डिग्री कब बनेगा, देखो हम जितना हमें ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा एंगल बनेगा। तो अब सूर्यदेव धीरे धीरे करके नीचे आ गए, इस तरीके से यहाँ पर आ गए। अब हम सूर्यदेव को जब यहाँ पर देखेंगे तो अब जो इनका जो एंगल बन रहा है और जो परछाई है वो परछाई की लंबाई भी क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, इस तरीके से। तो जो परछाई का अब ये जो एंगल बनेगा ये कितना बन जाएगा, 45 डिग्री बन जाएगा, आपको ऐसा बोला है। तो जब सूर्य ने अपनी जगह चेंज की ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ, परछाई की भी लंबाई चेंज हो गई, लेंथ चेंज हो गई। पहले तो कुछ और लेंथ थी और बाद में कुछ और लेंथ हो गई। तो अब कितनी लेंथ हुई बताओ, आपसे बोला है कि x मीटर ज़्यादा हो गई। x मीटर ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि पहले जितनी लेंथ आ रही थी उसमें x मीटर आपको और जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको टोटल लेंथ मिलेगी शेडो की, परछाई। ठीक है ना, और आपको क्या बोला है, देखो यहाँ पर जो टावर है उसकी लंबाई भी आपको दे रखी है कितनी, 5 + 5 × 3 + √3 मीटर। तो अब आपको x की वैल्यू बतानी है। इस फिगर को मैं एक बार वापस से बना देता हूँ। देखो आपसे क्या बोला है, यहाँ पे ये एक टावर है, इनिशियली जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो आ रहा है 60 डिग्री। टावर की लेंथ कितनी है, 5 × 3 + √3 है, और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 45 डिग्री। और जब एंगल 45 डिग्री का हो गया तो शेडो जो परछाई है, देखो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे से अगर आप लाइट जलाओगे तो उसकी परछाई आगे की तरफ आएगी। तो ये परछाई थी उसकी पहले, और जब एंगल चेंज किया तो परछाई की लंबाई बढ़ गई कितनी, x मीटर और बढ़ गई। ठीक है ना, अब इसको अपन नाम दे देते हैं पॉइंट, ये A हो गया, ये B हो गया, C हो गया और ये D हो गया। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू पर क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो
इन ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD के केस में अपन बात कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, CD अपॉन AC। CD का मतलब है 5 इंटू 3 प्लस रूट 3 अपॉन AC को एज इट इज़ अभी AC लिख दो, या फिर ऐसा करो, AC के दो पार्ट हो रहे हैं देखो, A से लेके C तक। तो कैसे बन रहा है, BC में अगर आप x ऐड करोगे तो AC बनेगा, तो आप इसको ऐसे लिख दो BC प्लस x, ठीक है। अच्छा देखो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इक्वल टू क्या बनेगा, 5 इंटू 3 प्लस रूट 3 अपॉन BC प्लस x। तो BC प्लस x इक्वल टू क्या बन जाएगा, 5 इंटू 3 प्लस रूट 3, ठीक है। ये आ रहा है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं अपन थोड़ी देर के लिए। अब आ जाओ आप सेकंड ट्राइंगल में। सेकंड ट्राइंगल कौन सा है, BCD। BCD में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री इन ट्राइंगल BCD, ठीक है। तो tan 60 डिग्री किसके इक्वल होगा बताओ, ये होगा CD अपॉन BC के। tan 60 की वैल्यू होती है रूट 3 इक्वल टू CD की वैल्यू है 5 इंटू 3 प्लस रूट 3 अपॉन BC। तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, ये आ जाएगी 5 इंटू, आप ऐसा करो 3 प्लस रूट 3 में से रूट 3 बाहर ले लो, तो ये बन जाएगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो BC की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी बताओ, 5 रूट 3 प्लस 5 मीटर के इक्वल, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, तो x की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 देखो, इसमें आपको क्या करना है, BC की वैल्यू पुट कर देनी है बस। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में देखो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 रूट 3 प्लस 5 प्लस x इक्वल टू, ये बन जाएगा 15 प्लस 5 रूट 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बन जाएगा 15 माइनस 5। 15 माइनस 5 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर। x की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर, ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है। देखो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं, तो आपको अलग अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होंगे और कुछ क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, अगेन ट्रिग्नोमेट्री, वापस से ट्रिग्नोमेट्री आ गया है। तो देख लो, ट्रिग्नोमेट्री तो आपका पीछे छोड़ने वाली नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर आपको क्या बोला है, 3 cos थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा के इक्वल है। आप ऐसा करो, 3/4 इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऐसे कर सकते हैं क्या। मैंने कुछ किया नहीं है ना, कॉस थीटा जो था उसको तो मैं साइन थीटा के डिनोमिनेटर में ले गया नीचे, और 4 को मैं 3 के नीचे ले आया, और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू आपके पास है 3/4, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखो क्या निकालना है, आपको निकालना है tan 45 डिग्री प्लस थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, डायरेक्ट आपको इसे एक्सपेंशन याद रखना है। क्या होगा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको, tan 45 डिग्री प्लस थीटा, ये होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और tan 45 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से जो आपको याद रखना है डायरेक्ट रिजल्ट से, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर दो। तो हमने यहाँ पर ये अप्लाई कर दिया फॉर्मूला। अब tan थीटा की वैल्यू आपके पास है ना, तो सिंपली आपको पुट करना है बस, 1 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/4 अपॉन 1/4, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के इक्वल। ये आपका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है।
आगे चलते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ये है बाइनोमियल पर बेस्ड। बाइनोमियल थ्योरम मतलब द्विपद प्रमेय। क्लास 11th का चैप्टर है आपके, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। तो उसका एक क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जैसे यहाँ पर आपको जो फॉर्मेशन दे रखी है ना, ये दे रखी है सी एन कोमा आर की। देखो आर की वैल्यू चेंज हो रही है, 1 2 और एन तक जा रही है, लेकिन एन की वैल्यू वही है। तो सी एन कोमा आर का मतलब होता है एन सी आर। ठीक है, एन सी आर क्या होता है? देखो एन सी आर होता है बाइनोमियल कॉफिशिएंट। बाइनोमियल कॉफिशिएंट ये एनसीआर होता है, मतलब द्विपद गुणांक। ये क्या होता है? द्विपद गुणांक होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बाइनोमियल कॉफिशिएंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट लिख लो। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो क्या है? कॉन्सेप्ट है सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स। ठीक है, इसको हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, समस्त द्विपद गुणांकों का योग। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? तो देखो द्विपद गुणांक जो होते हैं बाइनोमियल कॉफिशिएंट, वो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN। ठीक है, और ये होता है 2⁻n, 2⁻n के इक्वल होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर 1 से शुरुआत हो रही है, लेकिन यहाँ पर 0 से हमने लिखा है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको और हमेशा याद रखनी है, वो क्या है? NC0 की वैल्यू भी होती है 1 के इक्वल, NCN की वैल्यू भी होती है 1 के इक्वल। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको नोट डाउन कर लेना है, तो वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो, बिकॉज अब मैं इसे रब करने वाला हूँ और हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है। ये जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है ना, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि वैल्यू कितनी होगी। बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो CN1 को, देखो अभी मैंने आपको बोला ना कि CN, R को अपन क्या लिख सकते हैं? NCR लिख सकते हैं। ठीक है, तो CN, 1 को क्या लिख सकते हैं अपन? NC1। CN, 2 को क्या लिख सकते हैं अपन? NC2। सिमिलरली CN, R को, सॉरी N, N को हम क्या लिख सकते हैं? NCN लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन सब का सम हो रहा है, मीन्स यहाँ पर हो रहा है NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NCN। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि किसके इक्वल है। ठीक है ना, तो देखो थोड़ा सा अपन कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और लिखवाना चाहूँगा, वो भी कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। 1 प्लस एक्स होल पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? ठीक है, यहीं से वो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम निकल के आता है ना, यहीं से निकल के आता है। तो इसका एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए, ये होता है NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू ये होता है NCN इंटू एक्स की पावर n। ठीक है ना, अब यहीं पर ही क्या होता है, जैसे अपन सम निकालते हैं ना, अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट का आपको सम निकालना हो टू फाइंड सम, तो आपको क्या करना है? पुट x इक्वल टू 1 पुट कर देना है यहाँ पर। तो 1 पुट कर देंगे तो ये तो 1 प्लस 1 ये बनेगा 2 की पावर n। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? देखो NC0 प्लस यहाँ पर 1 रख देंगे तो ये बनेगा NC1, यहाँ भी 1 रख देंगे ये बनेगा NC2, और इसी तरीके से ये बनेगा NCN।
ठीक है ना। तो ये जो रिजल्ट मैंने अभी आपको लिखवाया था ना, वो यहाँ से आता है। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है। चलिए अब अपन करते हैं वापस मुद्दे की बात। तो अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है किसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू ये कितना हो जाएगा प्लस NCn। ठीक है, ये होता है 2n के इक्वल। अब आपको तो NC1 से लेके और NCn तक की वैल्यू निकालनी है। तो बचा NC0, तो आप इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो। तो ये कितना आ जाएगा NC1 प्लस NC2 प्लस NCn इक्वल टू 2n माइनस NC0। 2n माइनस NC0 की वैल्यू अभी अभी मैंने बताई है किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। ठीक है, तो 2n माइनस 1 बनना चाहिए। अब आपको यहाँ पर देखना ये है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन 2n माइनस 1 बन रहा है। ठीक है ना, कौन सा एक्सप्रेशन 2n माइनस 1 बन रहा है, देखने की बात ये है। तो चलिए एक एक करके अपन बात कर लेते हैं। देखो ये सारी की सारी जो है ये जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है सारी की सारी। ठीक है, तो एक एक करके अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो कितना होगा, ऑप्शन ए के लिए बात कर लेते हैं ना। Sn क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी में होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो ऑप्शन बी मुझे लग रहा है, मैं ऑप्शन बी ही निकाल के आपको बता देता हूँ। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो ऑप्शन ए बी के अंदर अपन बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, देखो 1। आर क्या होता है, कॉमन रेशो, तो 2/1 कितना आ रहा है, 2। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, तो Sn इक्वल टू क्या बनेगा, 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो 2n माइनस 1 बन जाएगा। अच्छा, यही तो चीज़ यहाँ पर भी आ रही है, देखो आप, तो ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है ना। इस तरीके से आपको कर लेना है, इस तरीके से लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन वैसे तो बाइनोमियल का था, द्विपद का था, लेकिन इसके अंदर आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी का भी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ रहा है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर। तो आपको सारी चीज़ें, सारी कैलकुलेशन अपने दिमाग में रखनी है, सारे कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में रखने हैं, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये वापस से द्विपद पर बेस्ड आ गया, बाइनोमियल। इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। आपसे क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर 2n। अच्छा देखो, अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है 1 प्लस एक्स होल पावर n का एक्सपेंशन बताया है ना। अब यहाँ पर n की जगह 2n कर देना, तो इसका एक्सपेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हमें, अब हमने जब इसको डिस्कस कर लिया है ना, तो ज़्यादा हम इसमें टाइम नहीं देंगे, डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आएंगे। देखो बोला क्या है, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। कोफिशिएंट का मतलब क्या है, गुणांक से है। फर्स्ट का मतलब प्रथम और लास्ट का मतलब है अंतिम। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब होता है प्रसार। तो आपको क्या बोला है, आपसे बोला है कि 1 प्लस एक्स होल पावर 2n के प्रसार में प्रथम तथा अंतिम पदों के गुणांकों का योग, सम का मतलब क्या है, योग, गुणांकों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले 1 प्लस एक्स होल पावर n का एक्सपेंशन वापस से मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ये होता है NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू n तक चलेगा, तो ये हो जाएगा NCn x की पावर n। अब अगर अपन बात करें 1 प्लस एक्स होल पावर 2n, जितनी पावर होती है ना वहीं तक एंड में आता है। देखो ऊपर n है तो नीचे भी n आएगा लास्ट में। तो अब n की जगह कितना किया हमने, 2n किया, तो ये क्या बनेगा, देखो 2nc0 2nc1 इंटू एक्स 2nc2 इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस ए कितना बनेगा 2nc 2n x की पावर 2n, ऐसा बनेगा ये, ठीक है ना। तो ये इसका प्रसार हो गया, एक्सपेंशन हो गया। अब इसमें आपको क्या देखना है, एक तो फर्स्ट मतलब पहला और एक लास्ट मतलब अंतिम। ये तो फर्स्ट है, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया और ये लास्ट टर्म हो गया। अब इसमें आपसे क्या बोला है कि पहले और अंतिम पद के जो गुणांक है ना उनका योग बताओ। तो पहले पद का गुणांक तो आ रहा है 2nc0 और अंतिम पद का गुणांक आ रहा है 2nc2n। अब अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया है nc0 की वैल्यू 1 होती है और n की वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर n की जगह 2n देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे 0 आ रहा है ना, तो ऊपर कुछ भी हो 1 ही बनेगा। और देखो n ऊपर भी है और n नीचे भी है, अगर ये दोनों भी बराबर होते हैं तब भी क्या बनता है 1 बनता है। तो देखो 2n ऊपर आ रहा है नीचे 0 आ रहा है तो इसकी वैल्यू 1 है, प्लस इसमें देखो ऊपर भी 2n आ रहा है और नीचे भी 2n आ रहा है, दोनों बराबर है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चंस इजी थे, बस कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए ना। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएगी। इसलिए वीडियोस में मैं जितना पॉसिबल हो पा रहा है उतने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट्स कुछ भी नहीं छूटना चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करते हैं। नेक्स्ट वन में देखो क्या बोला है, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का पहला पद आपको दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है AP का फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपको A क्या दे रखा है, A आपको दे रखा है कितना 2। अपन ऐसा करते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब है सार्व अंतर। सार्व अंतर अपन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए D, ठीक है ना। क्योंकि अब समांतर श्रेणी की बात हो रही है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो लेना ही पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं अपन। देखो फर्स्ट टर्म आपको 2 दे रखा है और क्या बोला है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, प्रथम 5 पदों का योग इज इक्वल टू 1/4। 1/4 का मतलब है 1/4, ठीक है। 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि ये समांतर श्रेणी है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 और ये हो गया A10, ठीक है ना। तब इसमें आपसे क्या बोला है कि पहले 5 पद, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम, तो A1 से लेके A5 तक का सम, और अगले 5 पद का मतलब A6 से लेके A10 तक का सम। इन दोनों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान से पढ़ो। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहले 5 पदों का योग मतलब A1 से लेके A5 तक का योग, और फिर अगले 5 पदों का योग मतलब A6 से लेके A10 तक का योग। तो अब एक बात मुझे बताओ कि जब अपन नेक्स्ट 5 टर्म्स का जब अपन सम करेंगे तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो तो क्या होता है n/2, 2a + n-1 इंटू डी, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, यही होता है। तो यहाँ पर इस केस में ये जो a होता है, a क्या होता है प्रथम पद, यही होता है फर्स्ट टर्म। तो देखो A1 से लेके A5 तक तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, A1 बनेगा, जो कि आपको दे रखा है यहाँ। लेकिन जब अपन नेक्स्ट 5 टर्म्स की बात करेंगे तो नेक्स्ट 5 टर्म्स के लिए जो फर्स्ट टर्म है वो A1 नहीं रहेगा, अब वो क्या बन जाएगा A6 बन जाएगा, क्योंकि अब जो अगले 5 टर्म आ रहे हैं ना वो A6 से स्टार्ट हो रहे हैं। A6 से स्टार्ट होंगे तो आप फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा A6 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। चलिए अब ये चीज़ तो आपको आ गई होगी समझ में। अब अपन क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। देखो क्या बोला है आपसे बोला है कि S5 फर्स्ट 5 टर्म्स का सम किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ S5 नेक्स्ट, अगली 5 टर्म्स के सम के कितना है 1/4। चलिए तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अब आपको क्या बोला है, देखो आपको फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है, S10 आपको निकालना है।
तो S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एक ही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं अपन। Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसी का हम यूज करेंगे। तो S10 के केस में क्या हो जाएगा 10/2 2a प्लस n-1 की जगह 10-1 तो 9 आ जाएगा। अब a की वैल्यू आपको यहाँ पर देखो दे रखी है 2, तो S10 जो है वो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 इंटू 2 4 प्लस 9d। ठीक है ना, तो इसकी आपको वैल्यू निकालनी है कितनी होगी, तो इसके लिए आपको d निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, d निकालना। ठीक है, d यहाँ से निकलेगा जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब इस पर आ जाते हैं अपन। 5 टर्म्स का सम मतलब n की जगह 5 रख देंगे इस फॉर्मूला में। फर्स्ट 5 टर्म्स की बात हो रही है तो पहला पद कितना हो जाएगा 2, तो कितना बनेगा बताओ 5/2 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू डी। 5 माइनस 1 करेंगे ना तो 4 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 4, ये हो जाएगा 5/2 A6। अब नेक्स्ट की बात हो रही है तो अभी अभी मैंने बताया कि 5th के आगे वाला जो टर्म आएगा, मतलब जो 6th नंबर का जो टर्म आएगा वो अब अगले 5 के लिए पहला टर्म बनेगा। ठीक है ना, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। 5/2 से 5/2 कैंसिल, ये बना 4 प्लस 4d इक्वल टू ये है 1/4। A6 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 5d प्लस अच्छा 2a, 2 भी तो आएगा ना साथ में, 2 इंटू a प्लस 5d प्लस 4d। ठीक है, 4 को आप इधर ले जाओ तो ये बनेगा 16 प्लस 16d इक्वल टू ये बन जाएगा 2a प्लस 10d प्लस 4d। ठीक है, तो 16 प्लस 16d इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू 2 हो जाएगी प्लस ये हो जाएगा 14d। ठीक है, तो 16 प्लस 16d जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 14d के इक्वल। ठीक है भाई, तो 16d माइनस 14d इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 16, तो 2d इक्वल टू हो जाएगा -12, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। अब जब d की वैल्यू -6 आ गई ना तो अब S10 निकाल देता हूँ मैं यहाँ पर, आप साइड में देख लेना। S10 ये तो निकालना है आपको, तो S10 की वैल्यू हमने निकाल के रखी हुई है पहले से ही, तो कितना हो जाएगा बताओ 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू -6, 5 ये हो जाएगा 4 माइनस 54, 5 इंटू -50 तो ये हो जाएगा -250। -250 का मतलब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, तो स्पीड आपको मेंटेन रखनी है, स्पीड मेंटेन रखकर ही आपको कैलकुलेशन करनी है, बिकॉज मैथ्स का पेपर है, लेंदी भी आएगा, 120 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें कुछ क्वेश्चंस टाइम टेकिंग भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें टाइम नहीं लगेगा, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर रखकर चलनी है। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, ये जीपी पर बेस्ड क्वेश्चन है, जीपी की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं उसकी प्रॉपर्टी आपको समझा देता हूँ यहाँ पर किस प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि लेट्स सपोज A1 A2 A3 अप टू AN ये अगर जीपी में है, जीपी का मतलब क्या होता है, जीपी का मतलब अगर अपन हिंदी में बात करें तो होता है गुणोत्तर श्रेणी। अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसका मतलब क्या होगा कि इनका जो रेशो होगा, जो अनुपात होगा वो क्या आएगा, बराबर आर के बराबर आ जाएगा। A3/A2 भी किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, और इसी तरीके से AN अपॉन AN-1 भी आर के इक्वल ही होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो मजे की बात क्या है, यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं अपन। इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी, अगर गुणोत्तर श्रेणी का प्रत्येक पद इज मल्टीप्लाइड बाय द सम नॉन जीरो नंबर, अगर गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी अशून्य संख्या से
गुणा कर दिया जाए, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो जीपी। तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपको मिलेगी, जो आपको अनुक्रम मिलेगा, वो भी जीपी में होगा, गुणोत्तर श्रेणी में होगा। इसको अपन चेक कर लेते हैं। आप ऐसा करो, जो यहाँ पर नंबर की बात हो रही है ना, उस नंबर को थोड़ी देर के लिए अपन के ले लेते हैं। तो अब आप इस श्रेणी का, ये जो हमने गुणोत्तर श्रेणी ली है ना, यहाँ पे प्रत्येक पद को के से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब इस तरीके से आपको सीक्वेंस मिलेगी KA1, KA2, KA3 अप टू KAN। अब आपको बताना है कि क्या ये भी जीपी में होगी क्या। तो गुणोत्तर श्रेणी में होने के लिए क्या होना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए ना। तो KA2 बाय KA1 करो, K से K खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा A2 बाय A1। A2 बाय A1 क्या आ रहा था बताओ, R। अब क्या करेंगे, KA3 अपॉन KA2 निकालेंगे, K से K वापस से खत्म हो गया, तो ये बन रहा है A3 बाय A2। इसकी भी वैल्यू किसकी इक्वल है बताओ, R की इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नई सीक्वेंस आ रही है ना, वो भी किस में है, जीपी में होगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है। अब अपन स्टेटमेंट सेकंड पर चलते हैं। स्टेटमेंट सेकंड में क्या बोला है, इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी, अगर गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद को डिवाइडेड बाय, अब भाग देंगे किसका, नॉन जीरो नंबर, किसी अशून्य संख्या का भाग देंगे, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो अ जीपी। तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो भी क्या आएगी, जीपी में आएगी। तो ये भी आपको बताना है कि सही है या गलत है। चलिए, तो अब अपन डिवाइड कर लेते हैं के से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो नया सीक्वेंस बनेगा A1 बाय के, A2 बाय के, A3 बाय के, AN बाय के, ऐसा बनेगा। तो अब यहाँ पर आप क्या करो, जीपी में है या नहीं कैसे देखेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो A2 बाय के को आप डिवाइड कर दो किससे, A1 बाय के से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A2 बाय A1 बनेगा क्या। इसी तरीके से A3 बाय के को आप डिवाइड कर दो A2 बाय के से, तो वापस से ये क्या बन जाएगा, A3 बाय A2 बनेगा। तो A3 बाय A2 भी R की इक्वल है, और A2 बाय A1 भी R की इक्वल आ रहा है। तो अभी भी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका रेशियो सेम आ रहा है। रेशियो सेम आने का मतलब ये भी किस में है, जीपी में है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है, सही है। तो इसमें से देखो अब कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सा सही है, तो दोनों ही सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्टली उत्तर आया था। अगर जिसको याद होगी डायरेक्ट टिक किया, डायरेक्ट टिक कर दोगे टाइम बच जाएगा। तो मैंने अभी आपको बोला ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें टाइम टेकिंग है, आएगी अप्रोच, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें टाइम नहीं लगेगा, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या बोला है, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। अब हिंदी में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर बोला क्या है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। आपसे बोला है कि हम 1 2 3 4 और 5 इन अंकों द्वारा 5 अंकों के कितने अभाज्य संख्याएं बनाई जा सकती है। आपको क्या बनानी है, अभाज्य संख्याएं आपको बनानी है, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स, सॉरी प्राइम नंबर्स आपको बनाने हैं, अभाज्य संख्याएं आपको बनानी है 5 अंकों की। 5 अंकों की आपको क्या बनानी है, अभाज्य संख्या बनानी है। तो अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, उसके बाद आएंगे अपन इनके प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसा नंबर होता है जो अपने आप से या 1 से ही डिविजिबल हो, मतलब ऐसी संख्या जो या तो स्वयं से या फिर 1 से ही विभाजित हो सकती है, उस संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ये अंक दे रखे हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब 5 अंकों के लिए अब आपसे बोला है कि कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए।
कोई भी अंक रिपीट नहीं होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो 5 अंकों की संख्या बनानी है तो हमने 5 बॉक्स बना दी। अब एक बॉक्स में तो एक ही नंबर आएगा, तो टोटल 5 बॉक्स है तो पाँचों के पाँचों नंबर यूज़ हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इन नंबर से जो बनने वाली संख्याएं हैं वो कुल कितनी संख्याएं हैं, तो कुल है 5, 4, 3, 2, 1, तो कितना हो जाएगा ये 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 120, ठीक है। लेकिन ये जो ये कुल 120 संख्याएं बन रही है, ये 120 संख्याएं अपन देख लेते हैं कि किस टाइप की है। तो आप क्या करो, इन सबको ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है। और जो 15 है ये किससे डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3। तो देखो आपने 3 से डिविजिबिलिटी आपको आती होगी, कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो सकती है, अगर किसी संख्या में आने वाले समस्त अंकों का योग 3 या 3 का भाज्य हो, ठीक है ना। अगर किसी संख्या में आने वाले समस्त अंकों का योग 3 या 3 से भाज्य हो, ठीक है ना, या तो 3 का गुणज हो या उससे विभाजित हो, एक ही बात है, तो वो सारी की सारी संख्याएं 3 से विभाजित हो सकती है। तो यहाँ पर देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हमने किया तो कितना आया 15। अब इन्हीं अंकों से तो जितनी भी 120 संख्या है ना वो सारी की सारी इन्हीं 5 अंकों से मिलकर बन रही है, और इन पांचों अंकों को अगर अपन जोड़ते हैं तो 15 आ जाता है। और 15 जो है वो किससे डिविजिबल है, 3 से। अब अगर 15 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी अंकों से, इन अंकों से जितनी भी संख्याएं बनेगी वो सारी की सारी किससे विभाजित हो सकती है, 3 से विभाजित हो सकती है, ठीक है ना। जबकि अभाज्य के लिए क्या है कि कोई संख्या मान लो कि हमने ऐसे बना दिया, ये संख्या हमने बना दी, तो ये अभाज्य संख्या होने के लिए क्या शर्त है कि ये संख्या या तो 1 से या फिर अपने आप से ही विभाजित हो। लेकिन 3 एक ऐसी संख्या है जो इस संख्या को विभाजित कर देगा, ठीक है ना। तो ये फिर अभाज्य संख्या कैसे हुई, क्योंकि ये अपने आप के अलावा भी किसी और नंबर से डिविजिबल हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब मुझे बताओ कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो अभाज्य होंगी। तो यहाँ पर अपन बात करें तो ये 120 संख्याएं जो बनी, सब समस्त संख्याएं 3 से भाज्य है। ये तो सारी की सारी संख्याएं 3 से भाज्य होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या हो। क्योंकि जैसे आप एक एग्जांपल ले लो ना, 1 2 3 4 5, ये कोई संख्या है। अब ये संख्या देखो अपने आप से भी विभाजित है, ये 1 से भी विभाजित है, लेकिन ये 3 से भी विभाजित है, ठीक है ना। तो जितनी भी संख्याएं बनेगी सारी की सारी 3 से विभाजित होगी, तो ये तो एक से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई प्राइम नंबर नहीं बनेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन, देखो क्वेश्चन नंबर 21 जो है अभी आया है कैलकुलस से, कलन, कैलकुलस कलन जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं कलन, क्लास 12th है, इसमें फर्स्ट चैप्टर आता है आपका फलन, फंक्शन एंड आइडिया। तो उसका ये क्वेश्चन यहाँ पर उठ के आया है। देखो यहाँ पर क्या बोला है आपसे, यहाँ पर आपसे क्या बोला है कि अगर f(x+1), f(x+1) जो है वो x² - 3x + 2 के इक्वल है, तो f(x) की वैल्यू क्या होगी। तो इसको देखकर आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आप क्या करो, कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ब्रैकेट के अंदर, इस पूरी की पूरी वैल्यू कोई एक नया वेरिएबल में पुट कर दो। जैसे x+1 अपन y लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो x+1 अगर y होगा तो x = क्या आ जाएगा, y - 1 आ जाएगा। यहाँ पर रख दो तो क्या बनेगा, देखो f(y) ये बन जाएगा y - 1 का स्क्वायर -3 × y - 1 + 2, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, y² - 2y + 1 -3y + 3 + 6, तो ये बन जाएगा y² - 5y + 12, ठीक है ना। अच्छा सर
10 बन रहा है। एक मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। हाँ +2 है ना यहाँ पर +2 है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। यहाँ पर +2 है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा देखो, y² -2y -3y तो -5y, 1 + 3 4, 4 + 2 6। तो f(y) की वैल्यू ये आ रही है। अब आपको तो f(x) निकालना है ना, तो y की जगह x रख दो, क्या दिक्कत है। f(x) तो कितना हो जाएगा बताओ, x² - 5x + 6। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो इजी था। देखो क्वेश्चन नंबर 22, ये वापस से देखो सीक्वेंस एंड सीरीज पर आ गया। एपी समांतर श्रेणी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर नजर आ गया। देखो तो कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने। तो क्लास 11 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या बोला है, x² x और -8 किस में है, एपी में है। अब एक बात मुझे बताओ कि अगर मान लो 3 नंबर हैं ए बी और सी, ये अगर एपी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, तो 2b = क्या होता है, a + c होता है, नहीं होता है ना। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दो। देखो ये a आ रहा है, ये b आ रहा है और ये c आ रहा है। तो b की जगह x आ रहा है, तो 2b = a + c जब अपन लगाएंगे तो 2x = क्या बन जाएगा, x² + -8, तो -8 बनेगा। x² - 2x - 8 = 0। इसके फैक्टर्स हम करेंगे तो ये बनेगा x - 4 x + 2 = 0। तो x = आ जाएगा यहाँ से 4 और -2। तो x = 4 एंड x = -2, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ठीक है ना। ये तो इजी है, इसलिए ज़्यादा मैं फास्ट कर रहा हूँ, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला था वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो कवर होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है पूरी। तो देखो यहाँ पर आपसे क्या बोला है, थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3। तो थर्ड टर्म की बात हो रही है, तो सबसे पहले अपन जीपी के nth टर्म की बात कर लेते हैं। अपन nth टर्म ऑफ जीपी, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है बताओ, ar⁻n-1 होता है। अब यहाँ पर आपको T3 की बात करें तो क्या दे रखा होगा, ar⁻3-1, ar² आपके पास है। तो ar² की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, ये आपको गिवन है। आपसे क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो क्या होगा भाई। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर अपन ने क्या ली थी, फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पर ली थी a, और कॉमन रेशियो जो सार्व अनुपात होता है वो हमने कितना लिया था, r, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ar² ar⁻4, 5 टर्म्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 - 1 4 आ जाएगा, तो लास्ट में यही बचेगा। अब देखो यहाँ पर a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a⁻5 आ जाएगा। और देखो यहाँ पर r की जो पावर्स है ना, सारी की सारी क्या हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, 7 + 2 9, 9 + 1 10, तो ये बन जाएगा a⁻5 r⁻10। इसको थोड़ा और अच्छे से अगर अपन लिखेंगे तो ar² लिख सकते हैं। ar² की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, देखो आप 3⁻5 कितना आ जाएगा, 243, ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी। जीपी पर बेस्ट क्वेश्चन था। चलिए लास्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला, देखो ये अब सारणिक पर आ गया, डिटरमिनेंट पर बेस्ट क्वेश्चन है। द एलिमेंट इन द ith रो एंड jth कॉलम। देखो फर्स्ट ये जो डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर aij आपको दे रखा है 2 × i + j। डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, तो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसा बनेगा, ये बनेगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31
A32 A33, 3 × 3 क्रम का थर्ड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट बन गया, सारणिक बन गया है। आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, इसका मान बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, A11 A12 इन सब की वैल्यूज आप निकालो यहाँ से। जैसे A11 के लिए बात करेंगे तो I की जगह 1 और J की जगह 1 रखना पड़ेगा। 1 + 1 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। A12 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 × 1 + 2 3, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। A13 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 2 8, ठीक है। अच्छा, A21 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, A22 तो ये हो जाएगा 8, और A23 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 10। A31 भी निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 8, A32 ये हो जाएगा 10, और A33 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब इन सबको अपन यहाँ पर रख देते हैं डिटर्मिनेंट। A11 की जगह 4 6 8 6 8 10, ठीक है। और ये कितना आ रहा है 10 8, ये आ रहा है 8 10, और ये कितना आ रहा है 12। देखो R1 जो है ना ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये थर्ड रो है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट में क्या प्रॉपर्टी होती है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर पंक्ति या पर्टिकुलर रो में या पर्टिकुलर कॉलम में से कुछ एलिमेंट कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। उसका इफेक्ट दूसरी रो पे नहीं पड़ता है। तो R1 में से देखो ये सब 2 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो R1 में से एक 2 कॉमन ले लो। R2 में भी देखो 2 कॉमन आ जाएगा, और R3 में भी 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा अंदर 2 3 4 3 4 5 4 5 6 ऐसा बचेगा। तो 2 × 2 × 2 ये तो हो गया 8। अब R1 के रेस्पेक्ट में आप इसे ओपन कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 × 24 - 25 तो ये बनेगा -1, -3 18 - 20 तो ये बन जाएगा -2, +4 15 - 16 तो ये बन जाएगा -1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा देखो 8, ये है -2 +6 -4, ठीक है। -4 - 2 बनेगा -6, तो ये कितना बनेगा देखो 6 - 6 तो क्या बना 0। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। इसको देखो देख लेते हैं, कुछ और तरीका भी है कि इसको करने का। अगर कोई शॉर्टेस्ट मेथड होगा देख लेते हैं अपन एक बार। 2 3 4, ठीक है, आप इसी से कर लो, ठीक है ना। 0 आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन, ठीक है। तो इस वीडियो को अपन यहीं तक ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से अपन स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।